कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। सेना ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से एनकाउंटर अभी भी जारी है। कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो देखिए, सेना ने 8 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी मिल रही है। 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और ये देखिए, आपको गोल घेरे में तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ आतंकियों के मारे जाने की तस्वीर है। 4 आतंकी फिलहाल इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। कुलगाम के रास्ते से हमारे सहयोगी महराज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। महराज, क्या अपडेट है आपके पास? आतंकियों के मारे जाने की खबर है, वहीं 2 जवान शहीद भी हो गए। बिल्कुल अंजलि, बता दें करीब 17 घंटों से अधिक समय हुआ है। ये 2 मुठभेड़ कुलगाम ज़िले जो कि दक्षिणी कश्मीर में है वहाँ पे अभी चल रही है। हम रास्ते में हैं बिल्कुल, और ये रास्ता ही जो है कुलगाम कुछ दूरी पर जो है स्थित है। तो कुल मिलाकर अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 2 मुठभेड़ में 8 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि 2 सेना के जवान हैं वो जो है उनकी भी शहादत देखी जा रही है। बता दें आपको, इन सैनिकों में एक जो है वो पैरा कमांडो बताया जा रहा है, और निसंदेह जो अभी तक जो फायर फाइट है वो बिल्कुल चल रही है। आधिकारिक तौर पर अभी दोनों एनकाउंटर्स जो है वो लगातार चल रहे हैं, और जो सुरक्षा घेरा है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है। हालांकि फ्रिसल जो कुलगाम का इलाका जहां पे एक मुठभेड़ चल रही है, वहां पे सीसीटीवी या ड्रोन में कहा जा सकता है कि फुटेज में 4 शव मिले हैं, लेकिन अभी जो है सुरक्षा बल हर एक प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर ओवर करके जो है बॉडी रिट्रीव की जाए। लेकिन दोनों मुठभेड़ अभी चल रही है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है। जी महराज, मुठभेड़ अभी भी चल रही है जैसी आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है? क्योंकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और जो आतंकी मारे गए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? किस आतंकी संगठन से जुड़े थे? बिल्कुल, अगर हम मोतरगाम की बात बता दें, जहां पे एक मुठभेड़ चल रही है, वहां पे जो फाइटिंग पैटर्न जबकि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है, जो फाइटिंग पैटर्न है निसंदेह वहां पे जो है एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट्स की मौजूदगी हो सकती है। वहीं पे दूसरा, अगर हम जो फ्रिसल में जहां पे 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, वहां पे जो एक सोर्सेस का कहना है कि वो जो है स्थानीय मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि सामने आई है किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और कैसा मिक्सचर दोनों ग्रुपों में देखा गया था, वो अभी जो है बोलना स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि 8 मिलिटेंट जो है 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं, वो भी उस समय जबकि अमरनाथ यात्रा चल रही है। और निसंदेह सुरक्षा बलों जो है उनके अनुसार ये एक बड़ी सफलता है उनके लिए कि ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशन दोनों एक ही जिले में जो है अभी तक किए जा रहे हैं। 2 इलाकों में ये मुठभेड़ चल रही है महराज, जहां पर आतंकी मारे गए हैं। चन्नी गांव और मुडरगांव का ये इलाका बताया जाता है। इस इलाके में क्या अक्सर इस तरीके की खबरें सामने आते रहती हैं? आतंकियों के छिपे होने की जानकारी कैसे मिली? क्या इनपुट मिले थे जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, बता दें आपको, जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो उससे पहले ही सिक्योरिटी ड्रिल किया गया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर एक सिक्योरिटी इनपुट जो डेवलप होता है उसको संजीदगी से लिया जा रहा है, और उसके चलते कहा जा सकता है कि ये एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं, वो भी तब जब अमरनाथ यात्रा चल रही है। हालांकि अमरनाथ यात्रा रूट जो है वो इससे काफ़ी दूर है, लेकिन कहा जा सकता है कि दक्षिणी कश्मीर इलाका है तो निसंदेह इनकी मौजूदगी और अमरनाथ यात्रा जो है चल रही है कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार है। जी बिल्कुल, तो आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी है और 8 आतंकी मारे गए हैं। शुक्रिया आपका महराज पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी जरूर लेंगे। तो जम्मू कश्मीर की इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने स्वदेशी टैंक जोरावर को विकसित कर लिया है। गुजरात के फायरिंग रेंज में DRDO ने टैंक का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। गुजरात के सूरत में DRDO ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया। DRDO ने इसे लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर तैयार किया है। DRDO सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में सेना को ऐसे 59 टैंक दिए जाएंगे। इनकी संख्या 295 तक ले जाने की प्लानिंग है। माना जा रहा है कि भारत ने चीन के ZTQ टाइप 15 टैंक के मुकाबले के लिए जोरावर को तैयार किया है। इसे लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए इसमें लोटरिंग म्यूनिशन US भी जोड़ा गया है।
जोरावर टैंक की खास बात इसका वजन और साथ ही एक टैंक के मूलभूत मापदंडों का कॉम्बिनेशन है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और सुरक्षा। भारत ने रिकॉर्ड समय में जोरावर टैंक को विकसित किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजनी है। 1000 हॉर्स पावर ताकत वाले इस टैंक की फील्ड आर्टिलरी क्षमता FV 433 105 mm है और इसका कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm का है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों की जरूरत होगी। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि ऑफ रोड स्पीड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। हल्का होने के कारण जोरावर टैंक पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से चल सकता है। सूरत में पूरे विधि विधान से जोरावर की टेस्टिंग शुरू हुई। इस मौके पर मौजूद DRDO चीफ ने कहा है कि जोरावर को सभी टेस्ट के बाद साल 2027 तक सेना में शामिल किया जा सकता है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. It's indeed an example where DRDO and industry, if it works together, what we can achieve. In a short period of 2 years to 2.5 years, we have not only designed this tank, but made a first prototype. And now the first prototype will undergo development trials over the next 6 months. और एक बड़ी खबर असम से है, जहां बाढ़ की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। 30 जिलों के 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश से खतरे के निशान से ऊपर पहुंची ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में इस साल आई बाढ़ में अब तक 52 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 12 लोगों की मौत लैंडस्लाइड के कारण हुई है। कुदरत के कहर के बीच मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच सीएम हिमंता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम हिमंता से बात कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि NDRF और SDRF युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश को हर संभव मदद के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। और वहीं हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से कलसिया नाले में उफान आ गया। आसपास के कई घरों पर खतरा मंडराने पर लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण पहाड़ों से सैलाब नीचे की ओर आ रहा है। लगातार बारिश से कलसिया नाला उफान पर है। सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खतरे की जद में आए मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देखिए, बारिश क्योंकि चेतावनी है, सभी अलर्ट पे हैं और जिस जगह से भी कहीं से सूचना आ रही है तो उसमें तत्काल कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में हो रही मूसलाधार बारिश से उपजे हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश मैदानी इलाकों में भी आफत लेकर आई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में देखते ही देखते लिंक रोड क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश का ये साइड इफेक्ट मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक में तब देखने को मिला जब गंग नहर का जल स्तर अचानक बढ़ गया। हाहाकारी गंग नहर ने सबसे पहले नहर पटली को धराशायी किया। बाढ़ जैसी स्थिति से सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो चुकी है। लिंक मार्ग टूटने से बिरालसी और सहारनपुर समेत कई जगहों का मुजफ्फरनगर से संपर्क टूट गया। फिलहाल प्रशासन ने नहर पटरी की जल्द मरम्मत और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस सड़क का निर्माण हाल ही में PWD ने कराया था। खबर बिहार से है। पुल गिरने की आ रही खबरों के बीच अब बिहार में सड़क धंसने का मामला सामने आया है। राजधानी पटना में बारिश के कारण सड़क धंसने से कई वाहन नहर में गिर गए। ये तस्वीरें राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के सैदपुर नहर की हैं। यहाँ सड़क धंसने से 2 गाड़ियां नहर में समा गई। वाहनों के नहर में गिरने के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के नहर में समाने के बाद प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद JCB की मदद से वाहनों को नहर से निकाला गया। सड़क धंसने के बाद स्थानीय लोग निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। निगम प्रशासन से खतरनाक स्थल को चिन्हित कर घेराबंदी कराने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर में शुक्रवार देर शाम का रिकॉर्ड 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
ग्वालियर में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश के पानी से दरिया बनी सड़कों पर वाहन जहां तहां फंस गए। घुटने भर पानी से लोग अपने बंद वाहनों को धक्का लगाते दिखे। जल भराव से वसंत विहार, हजीरा, नदी गेट, रॉक्सी पुल, फूलबाग चौराहे पर यातायात अब तक प्रभावित है। शहरी क्षेत्र में बारिश के पानी से न सिर्फ गलियां बल्कि सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। मौसम विभाग ने आज भी ग्वालियर और श्योपुर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सूरत से खबर है, जहां 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। हादसे के बाद से राहत कार्य जारी है। मलबे से अब तक 3 शव निकाले गए हैं। 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। सूरत में मानसून की पहली बारिश तबाही लेकर आई। सचिनपाली गांव के कृष्णनगर इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक 6 मंजिला इमारत भर कर जमींदोज हो चुकी इस इमारत का निर्माण साल 2018 में हुआ था। सूरत महानगर पालिका ने इमारत को खाली करने का आदेश भी दिया था। इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोग खाली करके चले भी गए थे, लेकिन कुछ परिवार खाली करने के आदेश के बावजूद बिल्डिंग में रह रहे थे। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसके बाद अब यहां के घरों को खाली कराया जा रहा है। बारिश के बीच नैनीताल के चाटन लॉज आवागढ़ कंपाउंड इलाके की पहाड़ी के दर्जनों घरों पर खतरा मंडराने लगा है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहाड़ी के ऊपर के घरों को खाली करने का नोटिस दिया था। अब इन घरों को खाली कराया जा रहा है। अभी जो यहाँ पर 18 परिवार थे पहले, जिनका हमने नोटिस जारी किया था। इसके अलावा 4 से 5 परिवार अभी ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे थे, तो उन सभी को हमने खाली करवा दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के कारण एक 2 मंजिला बिल्डिंग समेत 3 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। नेपाल में भारी बारिश के बाद घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। भूस्खलन के कारण बंद पड़े बीरगंज काठमांडू मार्ग पर लोग भारी जाम की समस्या से गुजर रहे हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर है। नेपाल के तराई इलाकों में बाढ़ से कोहरा मचा है। नारायणी नदी के उफान से जहां नारायण घाट ओवरफ्लो हो रहा है, वहीं बागमती नदी में उफान से विराटनगर के निचले इलाकों में करीब 3 फीट तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। बीरगंज काठमांडू मार्ग पर 3 जगह पहाड़ ढहने से आवागमन बाधित हो गया है। भूस्खलन के कारण करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पहाड़ का मलबा हटाने में नेपाल पुलिस और सड़क विभाग के कर्मी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इधर चीन के हुनान प्रांत में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। डोंगटिंग झील पर बने बाढ़ के टूटने से हुआरोंग काउंटी में सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। मध्य चीन का हुनान प्रांत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। तुआनझोउ टाउनशिप में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। डोंगटिंग बांध टूटने के बाद बचाव कार्य तेज है, फिर भी हालात को सामान्य होने में वक्त लगेगा। लिंक रोड पर खाई को पाटने के लिए पत्थर भरे जा रहे हैं। बांध टूटने के बाद से अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। अभी भी कई लोगों के सैलाब के बीच फंसे होने की आशंका है। ताज़ा तस्वीरों में कई मकान छत तक पानी में डूबे नजर आए। ऐसी स्थिति शनिवार दोपहर बाद अचानक पैदा हुई। चीन के कई प्रांतों में आई बाढ़ का असर भारत के असम में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए एक और मुश्किल बढ़ने वाली है। एलजीबी के सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने से जुड़े प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद एलजीबी के सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। जैन तब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और दिल्ली में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी भी थे। आप नेता आतिशी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। इधर 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिविर संचालकों के साथ बैठक कर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि कांवड़ मेले में मुस्लिम लोग अपनी दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर न रखें, क्योंकि इससे विवाद होता है। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है,
पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा निकाली गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान की मंगला आरती की। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी सोनल शाह के साथ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। इसके बाद करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिन विधि को पूरा किया और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर रथ यात्रा का प्रारंभ करवाया गया। 400 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू ये पवित्र यात्रा अलग अलग इलाके से गुजरते हुए रात 8 बजे तक वापस मंदिर लौटेगी। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर बजट सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इससे पहले 1 फरवरी को उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। अब सबकी निगाहें मोदी 3.0 सरकार के तहत मौजूदा बजट सत्र पर टिकी हैं। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच हाथरस पहुंची न्यायिक आयोग की टीम आज जनता दरबार लगाएगी। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूरजपाल और भोले बाबा के करीबी और सत्संग के आयोजक मधुकर और उसके एक अन्य साथी संजीव यादव को अलीगढ़ जेल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर बाबा सूरजपाल को भी जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा जा सकता है। तो न्यायिक आयोग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है। शनिवार को हाथरस पहुंची न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज जनता दरबार करेगी। हादसे को लेकर पीड़ितों से सच जानने की कोशिश करेगी। हाथरस हादसे के पीछे साजिश की भी आशंका है। बीएसएफ की 2 महिला कांस्टेबल 1 महीने से लापता है। पुलिस और बीएसएफ उनके तलाश में जुटी है और इस बीच ग्वालियर पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। बीएसएफ एसटीसी विंग की लापता 2 महिला कांस्टेबल को आखिरी बार ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखा गया। इसकी पुष्टि प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी फुटेज से हुई है। सीसीटीवी में दिख रही एक कांस्टेबल का नाम आकांक्षा निखार जबकि दूसरी का नाम शाहना खातून है। इस बीच आकांक्षा की मां ने शाहना खातून पर ही अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने भी इसी आधार पर मामला दर्ज कर एक टीम बंगाल भेजी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 महिला कांस्टेबल की तलाश एसआईटी और बीएसएफ की इंटेलिजेंस यूनिट भी कर रही है। इधर राजगढ़ में वफादारी निभाने वाले एक कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने मालिक की मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आया। राजगढ़ के खिलचीपुर नाके से लेकर मुक्तिधाम के बीच इस वफादार जानवर को जिसने भी देखा इसकी बेचैनी को समझा, वो दंग रह गया। दरअसल शिक्षा विभाग में काम करने वाले के नागर का गंभीर बीमारी के चलते कल देहांत हो गया। इस दौरान जब उनकी शव यात्रा निकली तो उनका वफादार कुत्ता भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। एम्बुलेंस के पीछे दौड़ लगाता हुआ ये करीब 3 किलोमीटर का सफर तय कर मुक्तिधाम पहुंच गया। लोगों के मुताबिक इसे के नागर हर दिन सुबह शाम रोटी खिलाया करते थे। और एक बड़ी खबर है, सूरत में 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। हादसे के बाद से राहत कार्य जारी है। मलबे से अब तक 3 शव निकाले गए। 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। देखिए, सूरत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। देखिए कैसे रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। हमारे संवाददाता बलदेव सुथार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बलदेव, क्या अपडेट है? मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी है, 3 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी तक क्या क्या पता चला है? जिस तरीके से सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में आया पाली गांव है, पाली गांव में एक 2017 में एक बिल्डिंग बनाया गया था 5 मंजिल का। वो कल दोपहर के बाद ये मंजिल जो अचानक गिर गई थी। उसमें 6-7 जो रहते थे उस मंजिल के नीचे दबाने की जो बात हुई। इस तरीके से दमकल और पुलिस और कलेक्टर जो एमडी है
तात्कालिक जो घटनास्थल पहुंच गए थे। बाद में एक के बाद एक को लोग रेस्क्यू करके निकाला था। पहले तो एक महिला को करीबन 3 घंटे रेस्क्यू किया था, बाद में एक महिला को जीवित निकाला गया था। बाद में 6 घंटे के बाद एक युवक को जो मुर्दे निकाला गया था। जैसे पूरी रात ये रेस्क्यू की कामगिरी चल रही और जिस तरीके से पता चल रहा है 5 से 6 लोग इस बिल्डिंग में दबे हुए थे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो 5 से 6 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी है और फिलहाल देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सूरत की एक खबर है जहां 6 मंजिला इमारत गिर गई है, 3 लोगों की अभी तक मौत की अपडेट है। और अब अपनी रिपोर्ट का रुख करेंगे। स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हर बीतता हुआ दिन उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से इंसान के शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट कब ठीक होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। सुनीता विलियम्स धरती पर कब वापस आएंगी, ये भी तय नहीं है। सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन में है, लेकिन यहां भी उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। सबसे अहम है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का ना होना। इसकी वजह से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर का लेवल भी खराब होने लगता है। माइक्रोग्रेविटी का मांसपेशियों पर भी गंभीर असर पड़ता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। खासकर रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। रेडिएशन भी अंतरिक्ष यात्री को गंभीर बीमारियां दे सकता है। रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रेगुलर अंतरिक्ष यात्री में रेडिएशन लेवल की जांच होती रहती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से पेट, किडनी और लिवर भी खराब हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में एक्सरसाइज भी करते हैं और एहतियातन दवाइयां भी लेते रहते हैं, लेकिन ये तमाम उपाय सिर्फ कुछ दिनों तक इंसान को अंतरिक्ष में सुरक्षित रख सकते हैं। अब जब तक स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक और थ्रस्टर में आई खराबी को ठीक नहीं किया जाता, सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब खबर है भारतीय औषधि अश्वगंधा की। अश्वगंधा पर डेनमार्क की सरकार ने बैन लगा दिया है। बैन का आधार टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट को बनाया गया है। पाबंदी की खबर सामने आते ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयुष मंत्रालय ने DTU की रिपोर्ट को खारिज किया और पाबंदी पर आपत्ति जताई है। अश्वगंधा, जो हजारों वर्षों से भारतीय आयुर्वेद और औषधि की पहचान है, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सेहत का खजाना है। कई रोग में रामबाण है। मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ, हर मर्ज को दुरुस्त करने में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन पहली बार अश्वगंधा पर डेनमार्क में पाबंदी लगी है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क DTU की एक रिपोर्ट के जरिए इसके गुणों पर सवाल उठे हैं, तो भारत सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अश्वगंधा पर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट अधूरी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो हम आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि DTU की रिपोर्ट में अश्वगंधा के दुष्प्रभाव का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अश्वगंधा गर्भ, थायराइड, हार्मोन पर प्रतिकूल असर डालता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले डेनमार्क ने अश्वगंधा के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, तुर्की और यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई। हालांकि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने मई 2020 में ही भारतीय औषधि अश्वगंधा को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। DTU की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है।
आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा है कि डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में अश्वगंधा के गुणों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक रिपोर्ट में वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा अभाव है। आयुष मंत्रालय ने भी ये बताया कि साल 2020 से ही अश्वगंधा के प्रभाव के संबंध में 400 से अधिक सबूत आधारित रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। सवाल है कि बिना वैज्ञानिक तथ्यों के कैसे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध से कई देशों में अश्वगंधा को लेकर आशंका गहरा गई है। क्योंकि अश्वगंधा हजारों वर्षों से हमारी औषधि पहचान रही है, ऐसे में सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने भी डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है। भारत के कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी पूरी रिपोर्ट को खारिज किया है। आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साइंस जर्नल में भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। जर्नल में कहा गया है कि किसी दूसरे पौधे की पत्तियों के दुष्प्रभाव के आधार पर अश्वगंधा पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। साइंस जर्नल में कहा गया है कि दुर्भाग्य से रिपोर्ट अश्वगंधा की जड़ों पर है, लेकिन ये पूरे निष्कर्ष पौधे, तनों, पत्तियों पर अध्ययन से निकलता है। नए सबूतों से पता चलता है कि डीटीयू की रिपोर्ट के निष्कर्ष पूरी तरह तर्कहीन है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा पर गलत रिपोर्ट को लेकर वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल में पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर भूषण पटवर्धन शामिल हैं। ये समिति वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अश्वगंधा के प्रभाव और इस पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्योंकि अश्वगंधा भारत ही नहीं बल्कि कई एशियाई देशों में सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में अश्वगंधा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत से हर साल 4000 टन अश्वगंधा का निर्यात होता है। दुनिया भर में अकेले 42% अश्वगंधा का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। इसकी दुनिया भर के देशों में जबरदस्त मांग है। इसकी मांग साल 2018 में जड़ी बूटियों की सूची में 34वें स्थान पर थी, लेकिन 2021 में 7वें स्थान पर पहुँच गयी। इन सब से अलग सरकार ने यह भी दावा किया है कि कोविड महामारी के दौरान मरीजों पर अश्वगंधा की क्षमता को लेकर शोध किए गए थे, जिससे शानदार परिणाम मिले।